के बीच में, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके, वो लोग भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा लिख सके। क्योंकि मेरी ये जो क्लास है विद नोट्स होता है, एक ऐसा नोट्स जिससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और सेम टू सेम आपकी एग्ज़ाम में लिखने से आप अच्छे मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना है उत्पादक संतुलन के बारे में। तो उत्पादक संतुलन को जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर उत्पादक लिख गया है, उत्पादन लिख गया है, नॉट, ये उत्पादक है। उत्पादक का संतुलन जिसको हम बोलते हैं फर्म का संतुलन, प्रोड्यूसर या फिर फर्म एक ही चीज है, ठीक है, प्रोड्यूसर या फिर फर्म। फर्म मतलब जानते हैं जो उत्पादन करता है, उत्पादन करने वाला। तो उत्पादक का संतुलन किसे कहते हैं, हमें इस चीज को समझना है। उत्पादक के संतुलन, उत्पादक ध्यान में रखिएगा, उत्पादक कह सकते हैं हम इसको फर्म कह सकते हैं, हम इसको विक्रेता कह सकते हैं, किसी भी नाम से जान सकते हैं, सब एक ही चीज है। तो एक उत्पादक कब, राकेश सिद्धार्थ नमस्ते, इकोनॉमिक्स एमआर के गुड इवनिंग, सक्षम चौधरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं बताइए। तो क्लास शुरू करते हैं भाई। क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो आप लोग जितने भी जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ आज की इस क्लास आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और सबके क्लास में भी है। राकेश सिद्धार्थ आपके कोर्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादक का संतुलन या फर्म का संतुलन या विक्रेता का संतुलन। संतुलन का दूसरा नाम हम किस नाम से जानते हैं, साम्य। साम मतलब एक ऐसा स्तर जहां पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता। सक्षम अधिकारी, यस यस सर जी, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिल्कुल सक्षम अधिकारी, मैं आपको जान गया आपके नाम से, आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो। और रेडी उत्तर प्रदेश बोर्ड, आपका सैंपल पेपर तैयार हो गया, कल मैं रिकॉर्ड करूंगा और आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड का तैयार हो गया है, और एक दिन करके आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, तैयार हो गया उत्तराखंड बोर्ड का सैंपल पेपर। ओके चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्पादक या फर्म या विक्रेता के संतुलन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक उत्पादक आखिर कौन होता है, एक विक्रेता जो वस्तुओं को बेचता है, उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन करता है, फर्म इन सबकी कॉम्बिनेशन जो होता है। तो उत्पादक कौन है, अर्थव्यवस्था में उत्पादक का क्या अर्थ है, अर्थव्यवस्था में फर्म का क्या अर्थ है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे उसकी आगे को चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ओके, ये सीजी बोर्ड का भी हो गया, सीजी बोर्ड का मैं अभी आज आधा से ज़्यादा टाइप हो गया है, बस उसको फिर एडिटिंग करके रिकॉर्ड, क्योंकि कल मैं यूपी बोर्ड वालों का रिकॉर्ड करूंगा, यूपी बोर्ड के तुरंत बाद मैं सीजी बोर्ड का ही, आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड का ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने एक पूरा सीक्वेंस बना लिया है कि एक के बाद हो गया, क्योंकि मैंने उत्तराखंड बोर्ड का दे दिया असेंबली पेपर, उसका बिहार बोर्ड का भी आ गया है, अब कल यूपी बोर्ड का भी आ जाएगा, फिर एक एक करके सभी बोर्ड का मिल जाएगा, जो जो भी है आप सबके ग्रुप में है, सबको आपको मिल जाएगा। ओके, उत्पादक कौन होता है, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादक सबसे पहली बात है एक आर्थिक एजेंट है जो एक विशेष प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को करता है। क्या करता है, उत्पादक वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करता है और अधिकतम लाभ, क्योंकि एक उत्पादक हमेशा चाहता है कि जो भी वो क्रिया करता है उस क्रिया के फलस्वरूप उसके लाभ की प्राप्ति हो। तो उत्पादक एक ऐसा आर्थिक एजेंट है जो उत्पत्ति के साधनों को एकत्रित करके अधिकतम संभव लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुओं या फिर सेवाओं का उत्पादन करता है। तो साफ बात है, जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है लाभ के उद्देश्य से, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। चाहे वो फर्म हो, चाहे विक्रेता हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे पूरी कंपनी हो, कोई भी हो, हर किसी का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो यहीं पर जब लाभ कमाना उद्देश्य होता है तो लाभ का एक कौन सा स्तर है जो हर कोई छूना चाहता है, क्योंकि हमें अपने लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। तो एक ऐसा स्तर जब उत्पादक उस स्तर को छूना चाहता है और हमेशा उसको बनाए रखना चाहता है, उसी को उत्पादक का संतुलन स्तर कहते हैं, ठीक है। अब हम जो है ओके आगे बढ़े, ठीक है। उत्पादक क्या होता है, अब उत्पादक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो प्रत्येक उत्पादक बेटा अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से आगम और लागत के अंतर पर निर्भर करता है, क्योंकि एक उत्पादक जिस मूल्य पर बेचता है उसे आगम कहते हैं, और एक उत्पादक जिस मूल्य पर उस वस्तु जो वो बेच रहा है का निर्माण करता है उसे लागत कहते हैं। ऐसे में बेचने वाला मूल्य
और दूसरा बनाने या खरीदने वाला मूल्य, इन दोनों का जो अंतर होता है वो लाभ होता है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, लाभ। लाभ बराबर होता है कुल आगम माइनस कुल लागत। दैट मीन्स हम यूं कह सकते हैं इंग्लिश में, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और एक उत्पादक हमेशा चाहता है ये जो लाभ होता है ना, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हो। लाभ ज़्यादा कब होगा, लाभ तब ज़्यादा होगा जब वो अपने कुल आगम को ज़्यादा कर ले और कुल लागत को कम कर ले। इसका मतलब ही वह हर एक उत्पादक, चाहे आप उत्पादक करें चाहे हम उत्पादन करें, हर एक उत्पादक, आप हम सब मिलकर यही चाहते हैं कि हम अपने लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हमारी जो हानियां हैं उसको न्यूनतम करें या जीरो कर दें। ठीक है, तो यहां पर जरूरी यह है कि उत्पादक का लाभ का स्तर पता करना। कोई भी उत्पादक ये नहीं चाहता कि उत्पादन प्रक्रिया से हानि हो। तो लाभ होने के लिए, लाभ के लिए उसको ज़रूरत यह है कि अपने हानि को न्यूनतम कर दे और आगम और लागत के बीच में अधिकतम अंतर की प्राप्ति करे। तो ये अधिकतम अंतर किस प्रकार से आया, इसी चीज़ को समझना है। जब अधिकतम अंतर होता है ना, जब वो चाहता है कि ये मेरा बेस्ट पॉइंट है, यही मेरा लेवल है जिस लेवल पे मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा हूं और इस लेवल पे मैं हमेशा बने रहना चाहता हूं। अब मुझे उत्पादन को कम नहीं करना है, आगम मेरा इतना हो जाए, लागत न्यूनतम आ गया है, तो उसी को हम उत्पादक के या फर्म के संतुलन के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या फर्म्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमें ये समझना है, एक फर्म उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब अपने वर्तमान उत्पादन की मात्रा से संतुष्ट। मैंने अभी कहा कि एक उत्पादक के मन में जब आता है कि ये मेरा बेस्ट लेवल है और इस लेवल पे मैं उत्पादन कर सकता हूँ और इतना उत्पादन इस लेवल पे मैं बनाए रखना चाहता हूँ जिसको मुझे ना कम करना है ना ज़्यादा करना है, बस इनफ है, वो है उत्पादक का या फर्म का संतुलन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक उत्पादक उस समय साम्य में होता है जब उसकी आय सबसे ज़्यादा हो और उसकी हानियां सबसे कम हो। मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस, दैट इज द फर्म का संतुलन, वही फर्म का इक्विलिब्रियम लेवल होता है। ठीक है, एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं फर्म की साम्य की स्थिति तब कही जाएगी जब उसके कुल उत्पादन की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब जितना वो प्रोडक्शन कर रहा है, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन, जब वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है, वो चाहता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही उसके फर्म संतुलन का होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि एक साम्य की अवस्था, साम्य अवस्था मतलब संतुलन की अवस्था, जब परिवर्तन में प्रत्येक फर्म उत्पादन की वह मात्रा या कीमत निश्चित करेगी जिससे उसे अधिकतम लाभ और अधिकतम शुद्ध आय की प्राप्ति हो। इसी चीज को प्रोफेसर हैंसन ने भी अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया है। हैंसन ने क्या कहा है? प्रोफेसर हैंसन ने कहा है कि एक फर्म उस समय संतुलन में होगी जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। मतलब मान लीजिए प्रोडक्शन कर करके आप कहा गया ये मेरा मैक्सिमम है, अब मैं हमेशा इसी लेवल पे इससे लेवल पे कम ही नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो ये लेवल जब बना के चलता है उस लेवल को हम जो है साम्य या संतुलन की अवस्था कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को मैकोनेल ने भी कहा है। मैकोनेल ने क्या कहा है कि अल्पकाल में जब एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसको अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि। एक ही बात है कि जब हर कोई उत्पादक, कोई विक्रेता तो चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जब मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल पर पहुंच जाता है तो हम कहेंगे भाई ये संतुलन में। अब वो नहीं चाहता है कि उत्पादन कम करे और प्रॉफिट कम हो, वो उसी लेवल पे बने रहना चाहता है। अब उत्पादन के इसी संतुलन को हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो उत्पादन के संतुलन की कुछ विशेषताएं होती है। कौन सी विशेषताएं होती हैं? सबसे पहला, संतुलन का अर्थ होता है कि परिवर्तन का अनुपस्थित होना, मतलब किसी प्रकार के परिवर्तन ना हो, ना ही कीमत में हो, ना ही उत्पादन की मात्रा में। जिसकी मात्रा वो बेच रहा है वो वही होना चाहिए और जिस मात्रा का उत्पादन कर रहा है वो मात्रा भी वही होना चाहिए। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2, फर्म परिवर्तनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जब उसको अधिकतम लाभ, उसको लगता है कि एक बेस्ट लेवल है जहां पर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा हूं, उस चीज में फिर परिवर्तन करना नहीं चाहता है। और नंबर लास्ट, संतुलन की अवस्था में उत्पादन लागत सबसे कम होती है। मतलब एक ऐसी, जरूरी नहीं है कि आप केवल अपना लाभ बढ़ाएंगे, तो अपना आगम बढ़ाएंगे, आगम बढ़ाने से कभी भी नुकसान है। जरूरत यह है कि उत्पादन लागत को न्यूनतम किया जाए।
अगर आप अपनी लागत को न्यूनतम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होगी, क्योंकि कीमतें बढ़ आगम तब ज़्यादा मिलेगा जब कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ने से हो सकता है बिक्री कम हो जाए, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी लागत को कम करें। कीमतें अपनी जगह पर रहेंगी, लागत कम हो जाएंगी तो आगम की प्राप्ति ज़्यादा होगी और लाभ की प्राप्ति भी ज़्यादा होगी। यही जो है एक उत्पादक का हमेशा उद्देश्य रहता है। अब जब हम संतुलन उत्पादक के संतुलन को जानते समझना चाहते हैं तो उत्पादन संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये जानना जरूरी है कि उत्पादक का संतुलन का निर्धारण कैसे होता है। बेटा जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको मैं दोबारा गुड इवनिंग कहना चाहता हूँ कि मैं और थैंक्स भी बोलता हूँ कि डेली में आप लोग मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। तो किसी की तरह का भी आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड, सैम्पल पेपर से रिलेटेड कहीं पर भी एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं हो रहा है वो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप करके कमेंट बॉक्स में बता के मैं सॉल्यूशन को सॉल्व, और या फिर आपका डाउट हो रहा है आप चाहते हैं कि लाइव में सॉल्व हो लाइव क्लास में, तो लिख के रखिए कि कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट हफ्ते से मैं आप लोगों के लिए डाउट सेशन लेके आने वाला, जहां पर आप अपने डाउट पूछेंगे और डाउट को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं उत्पादक के संतुलन की रीतियां कि किस प्रकार से उत्पादन के संतुलन का स्तर जो है निर्धारित होता है। दो प्रमुख रीति है जहां पर फर्म के संतुलन को तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जिसमें पहला है कुल आगम टीआर और कुल लागत रीति, जहां पर हम कुल लागत और कुल आगम के बीच में अंतर निकालते हैं। और दूसरा है सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति, यहाँ पर हम सीमांत आगम और सीमांत लागत, देखिए कुल नॉर्मली कुल ऐसा चीज़ है जो बढ़ता रहता है, लेकिन सीमांत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम सीमांत आगम और सीमांत लागत को इस पर समझना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं आता। मैं आपको बता दूं, आपसे पूछा सकता है कि कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा उत्पादक के संतुलन किस प्रकार से निर्धारित होता है, चित्र सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति के द्वारा एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ पूछा जाएगा, अलग अलग पूछा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है कि आपसे पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कुल आगम कुल लागत रीति के द्वारा उत्पादक के संतुलन की व्याख्या कीजिए चित्र सहित। तो मैं दोनों रीतियों को चित्र सहित आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आए और आसानी से आप लिख सके। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया क्योंकि इसके बाद लाइव क्लासेस में, क्योंकि चैप्टर मेरा कंप्लीट होने वाला सारा, उसका लाइव क्लास में हम लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की क्लासेस रखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा कैसे जाता है और किसी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखा जाए। इस बात की भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीक से हमारा ये शुरू हो जाएगा क्योंकि इस वीक में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दो विधियां हैं, कुल आगम सीमांत आगम, और दूसरा है कुल आगम कुल लागत और सीमांत आगम और सीमांत लागत, और दोनों को हमें बारी बारी से एक एक करके समझना है। ओके, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला कुल आगम तथा कुल लागत वक्र रीति द्वारा उत्पादक का संतुलन। एक ऐसी विधि जहां पर आप फर्म के कुल आगम और कुल लागत की बात करेंगे कि इन दोनों के से किस प्रकार से संतुलन स्तर की गणना की जाती है। तो ध्यान रखना, इस रीति में सबसे पहले इस बात को देखा जाता है कि उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर कुल आगम और कुल लागत के बीच में कितना अंतर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने आगम की मात्रा को बढ़ाया जाए और उधर लागत को कम किया जाए। लेकिन कुल लागत को कम करते रहेंगे, कम हमेशा नहीं होता, एक समय के बाद कम होता है फिर बढ़ना शुरू होता है। तो जब कुल आगम और कुल लागत के बीच में अंतर निकाला जाता है तो इस विधि में दोनों के बीच में जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अंतर होगा, मतलब एक ऐसा स्तर जहां पर लाभ कुल आगम और कुल लागत के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर होगा और सबसे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, उसी को संतुलन के नाम से जानेंगे। तो हम कहेंगे उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर कुल आगम में से कुल लागत को घटाया जाता है। एक उत्पादक कुल लाभ तभी अधिकतम होगा जब कुल आगम और कुल लागत के बीच में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाएगा। समझ में आ गया ना कि एक तरफ कुल आगम लिख देंगे, एक तरफ कुल लागत लिख देंगे, दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे। जब अंतर सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा अधिकतम लाभ का बिंदु होगा
और जब अधिकतम लाभ होगा, इसका मतलब कहते हैं कि उत्पादक का संतुलन उत्पादन के उस स्तर पर हो जाता है जब अधिकतम लाभ हो। अब ये तो समझ में आ गया अधिकतम लाभ, लेकिन इसको चित्र में दर्शाने से पहले हमें दो प्रकार के बाजार में समझना पड़ेगा। एक है पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम और कुल लागत के द्वारा संतुलन, दूसरा गैर प्रतियोगिता जिसमें एकाधिकार भी आ जाता है और एकाधिकारी प्रतियोगिता भी आ जाती है। इन बाजार में किस प्रकार से होता है, पहले एक बाजार की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक अथवा फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए चित्र सहित। तो ध्यान में रखना, पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार होता है जहां पर बहुत सारे उत्पादक या बहुत सारे फर्म होते हैं और पूरे बाजार में किसी एक उत्पादक और एक फर्म से बाजार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ना ही वस्तु की कीमत पर कोई असर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक फर्म बाजार ने जो कीमत तय की है उसी कीमत पर वस्तुओं को उत्पादन करती है और उसी पर वस्तुओं की बिक्री भी करती है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म एक कीमत प्राप्त करता होती है, जिसका मतलब होता है कीमतों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वस्तु की बिक्री की मात्रा को कंट्रोल में किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऐसे में जब पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम की बात करते हैं, कीमतें समान होती है, तो कुल आगम जो है ऊपर की ओर सीधे जीरो से ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है, इस तरह से सीधे, क्योंकि कीमतें एक समान होती है। केवल क्वांटिटी को सेम कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगम वक्र बिल्कुल सीधा बनेगा। लेकिन वही लागत, क्योंकि लागत जैसे जैसे भी हो, लागत पहले कम होता रहता है, फिर लागत बढ़ता हुआ होता है, इस तरह से चढ़ता हुआ होता है। तो एक ऐसा कुल आगम और कुल लागत को जब एक ही साथ हम दिखाएंगे तो दोनों के बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर होता है जब दोनों के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा होगा। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिए ये हमारा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और यहां पर हम ले हैं उत्पादन की मात्रा, ये एक्स एक्सिस है, और यहां पर हमें दिखाना है लागत तथा आगम को। मैंने अभी कहा कि क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमतें समान होती है, केवल मात्रा में परिवर्तन होता है, इसलिए से कुल आगम वक्र होता है वो जीरो से ऊपर की ओर ठीक इस तरह से चढ़ता हुआ होता है, लाइक दिस। ये उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी और आगम की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी, ये हो गया कुल आगम। लेकिन इसी पूर्ण प्रतियोगिता में जो कुल लागत है पहले कम होती रहती है, फिर ये बढ़ती हुई रहती है, इस तरह से होता है। ये वाला पॉइंट ये होता है कुल लागत, टीसी। अब एक ऐसा बिंदु यहां से लेकर हम देखेंगे इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा अंतर है, ये वाला पॉइंट, ये है हमारा एम और ये वाला पॉइंट हो गया एन। तो यहां पर एम और एन के बीच में सबसे अधिकतम अंतर है, अधिकतम अंतर। और अधिकतम अंतर होने का मतलब होता है यहीं पर अधिकतम लाभ है। तो हम यूं कहेंगे एक उत्पादक एम, उसको क्यों है एम क्यू पॉइंट पर ही उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि इसी बिंदु पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। समझ में आ गया ना, ये पूर्ण प्रतियोगिता की बात हो रही है। पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र हमेशा सीधा बनता है, बिल्कुल ऊपर। इस स्थिति में सीमांत आगम और औसत आगम एक बराबर लेवल में होता है, जैसे मैं लागम वाले चैप्टर में बताया था। तो ऐसे में कुल लागत और दोनों के बीच में जो अंतर है, देखिए ये वाला पॉइंट जो अंतर है, मैक्सिमम पॉइंट अंतर है, इसी को हम बोलेंगे अधिकतम अंतर। और एम क्यू उत्पादन का संतुलन स्तर होता है और इसी प्रकार से तय हो जाती है। ये तो पहला बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। लेकिन जब हम गैर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि एकाधिकारी और एकाधिकारी प्रतियोगिता की बात करते हैं, दोनों ही स्थितियों में कीमतें में एक समानता नहीं रहती है। यहाँ पर वस्तुएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एकाधिकार में वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, एकाधिकार में एक जैसी होती हैं लेकिन कीमतें अंतर होती हैं, मतलब अंतर होता है। ऐसे में आगम बिल्कुल सीधा ना होके पहले आगम में वृद्धि होती है, फिर आगम कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कुल आगम एक बार बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर उसकी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। और वहीं पर कुल लागत हमेशा एक ही बात होता है कि पहले कम होता है फिर बढ़ता होता चलता। यहाँ पर भी हम जैसे कुल आगम बढ़ता है कुल लागत भी बढ़, दोनों के बीच में जो ज़्यादा से ज़्यादा अंतर स्थिति उत्पन्न होगी
वही को हम बोलेंगे कि उत्पादक संतुलन में आ गया। समझिए कुछ इस तरह से ग्राफ में, यहाँ पर ये हम बात करते हैं गैर प्रतियोगिता की, एकाधिकार की बात करते हैं। मान लीजिए एकाधिकार है, एकाधिकार की स्थिति में जो आगम धीरे धीरे पहले बढ़ता है, ठीक है ना, ये मान लो आगम है, बड़े तेजी से ऊपर बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने के साथ साथ एक समय आता है आगम हमारा कम होना शुरू होता है, इस तरह से हो जाता है टी आर। क्योंकि आगम हमेशा एक साथ नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कीमतें असमान हो जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बेचना जाएंगे, कीमतें बढ़ा देंगे, आगम की कमी हो जाएगी, ये तो रूल है। वहीं पर जब लागत की बात करते हैं, लागत हमेशा पहले कम होता है फिर बढ़ता चला जाता है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया हमारा लागत। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अंतर पैदा किया, ये वाला पॉइंट, ये हो गया टी, मान लो ये के है और ये एम है, ठीक है। के और एम के बीच में अधिकतम लाभ प्राप्ति, अधिकतम अंतर हो रहा है, और अधिकतम अंतर होने का मतलब यहाँ पर अधिकतम लाभ हो रहा है। तो एक उत्पादक इसी बिंदु पर उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो इस चित्र के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपको चित्रों में मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पर डाउट हो रही है तो अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, क्योंकि डाउट पूछने से ही क्लियर होगा। चुपचाप बैठे रहने से आपको कोई फायदा नजर आने वाला नहीं है कि आप क्लास चुपचाप ज्वाइन, चुपचाप नहीं, अपने डाउट्स पूछिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर आ जाता है तो आप लिख सके, मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि जो भी पढ़ा, जो भी क्लासें पढ़ते हैं तो हर एक क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ भी आ सकता है। आपको हर एक पॉइंट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाद में ये मत कहना सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, ये तो छूट गया। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे क्लासेस में मैं सोचता हूँ हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करूँ, लेकिन कुछ भी अगर छूटता है आप मुझे जरूर बताइएगा, सर ये वाला टॉपिक छूट गया है बताइए, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कुल लागत और कुल आगम की बात। लेकिन उत्पादक का संतुलन का सबसे बेस्ट पोजीशन है, सबसे बेस्ट जो है चीजें हैं वो हम देखते हैं कि अलग अलग सीमांत आगम और सीमांत लागत के द्वारा किस प्रकार से तय होता है। तो सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के द्वारा जब उत्पादन की संतुलन की बात करते हैं तो ये केवल एक ही क्वेश्चन एक तरह का आता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम सीमांत लागत के द्वारा उत्पादक के संतुलन की व्याख्या कीजिए, और उत्पादक के संतुलन की प्रमुख शर्तें क्या है। पहली शर्त है लाभ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लाभ ज्यादा से ज्यादा कब होगा इस बात के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। उत्पादन संतुलन की शर्तें, तो 2 प्रमुख शर्तें हैं जो उसको चलो आगे पढ़ाते समझाते समझाते मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज की क्लास भी बहुत लंबी नहीं है, छोटी क्लास है, क्योंकि टॉपिक छोटा है। मैं एक दिन में कोशिश करता हूँ एक ही टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि ज़्यादा एक से ज़्यादा टॉपिक लिया जाएगा ना तो दिमाग का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो आगे बात करते हैं सीमांत आगम। जानते हैं ना सीमांत आगम क्या होता है, किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। मतलब हर एक इकाई से अलग अलग हमें कितनी वस्तुओं की आगम की प्राप्ति, वो सीमांत आगम है, और बिक्री की इकाइयों के साथ साथ सीमांत आगम हमारी कम होने लगती है। लेकिन क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन के हर एक स्तर में सीमांत आगम हमेशा एक समान रहता है, ना कम होता है ना बढ़ता है, जबकि सीमांत लागत पहले कम होता है फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार से इस रीति में विभिन्न उत्पादन के स्तरों पर सीमांत आगम और सीमांत लागत के बीच में अंतर निकाला जाता है। जब सीमांत आगम सीमांत लागत अंतर को बताया जाएगा तो उसी को हम लाभ के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, जब सीमांत आगम और सीमांत लागत के बीच में अंतर होता है, अधिक होता है, तो उस समय में उत्पादन में वृद्धि लाभप्रद होता है। और जब एमआर और एमसी आपस में बराबर हो जाए उस समय ये मान के चलते हैं कि अधिकतम लाभ हो चुका है, ठीक है। और हर कोई चाहता है कि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो, लेकिन जब एम आर और एम सी आपस में बराबर होता है उसी को समविच्छेद बिंदु कहते हैं, या जब टी सी और टी आर आपस में बराबर उसी को समविच्छेद बिंदु कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन ध्यान में रखना, अगर कभी भी सीमांत लागत सीमांत आगम से ज़्यादा हो जाए तो ध्यान में रखना तब उत्पादक को हानि होती है। सीमांत लागत कभी भी सीमांत आगम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो हानि है, और हानि होती है तो उत्पादन को बंद करना जरूरी है, या फिर एक ऐसे स्तर पर जाना जरूरी है जहाँ पर हमें अधिकतम लाभ यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर। इस प्रकार से हम यूँ कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक कब संतुलन हो सकता है,
तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब उसका सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर हो। MR फॉर सीमांत आगम और MC पर सीमांत लागत। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो उसी स्थिति को हम उत्पादक के संतुलन, लेकिन ध्यान में रखिएगा, MR और MC पूर्ण प्रतियोगिता में दो जगह पर बराबर होता है। जब दो जगह बराबर होगा तो दो स्थितियां तो हो ही नहीं सकती संतुलन की। तो यहाँ पर दूसरी शर्त देखना पड़ेगा कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ गुजरना चाहिए। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें डायग्राम में जाना पड़ेगा। यह है पूर्ण प्रतियोगिता, जहां पर हम यहां पर दिखाएंगे सीमांत आगम और सीमांत लागत को, और यहां पर हम दिखाएंगे उत्पादन की मात्रा को, क्यों को। अब क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम और औसत आगम हमेशा बराबर रहता है, उसमें कोई, क्योंकि कीमतें बराबर होती हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बराबर ही रहता है। लेकिन लागत एक ऐसी चीज है जो कोई भी प्रतियोगिता में पहले कम होती है इस तरह से, फिर बढ़ती हुई चली जाती है उत्पादन के साथ साथ। तो ये हो गया हमारा MC। अब देखिए दो पॉइंट है, ये है पॉइंट के जहां पर हमारा MC और MR दोनों बराबर है, और ये है पॉइंट E, यहां पर भी हमारा MC और MR बराबर है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इस वाले पॉइंट में लागत ज्यादा था और आगम कम है। अब इसके आगे आगम ज्यादा होगा, लागत, मतलब ये वाला पॉइंट तो हमारा संतुलन हो सकता है, क्योंकि इसके आगे हम अभी भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अंतर ज्यादा बढ़ रहा है, इस लेवल पे आके हमारा AR MR और MC बराबर हो जा रहा है। लेकिन अगर इसके आगे देखिए, इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें फायदा है, इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो MC ज़्यादा हो जाएगा और MR कम हो जाएगा, और ये स्थिति हमारे लिए सही नहीं है। ये स्थिति हमारे लिए सही है क्योंकि इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के आगे नहीं। तो संतुलन बताता है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके आगे या पीछे तो हम जाना नहीं चाहेंगे और आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो ऐसे में एक इस बिंदु को हम उत्पादन के संतुलन के नाम से जानते हैं। एक उत्पादक का संतुलन, फर्म का संतुलन यहीं पर निर्धारित होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि इस बिंदु पे इसका TR और TC सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। जब MR और MC बराबर होता है वहीं पर TR और TC भी बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम जो है उत्पादक के संतुलन के नाम से जानते हैं। ये दो शर्तों का होना जरूरी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक उत्पादक के संतुलन की दो प्रमुख शर्तों को बताइए, तो ये दोनों प्रमुख शर्तें आपके सामने, इन दो प्रमुख शर्तों को आप लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि सीमांत आगम सीमांत लागत बराबर होना चाहिए, सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। ये जरूर दो पॉइंट हैं। तो आज की इस क्लास में उत्पादक के संतुलन से रिलेटेड इतने ही पॉइंट्स थे जो आपको बताना था, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्पादक संतुलन से आप क्या समझते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन की शर्तों को बताइए। तो शर्तें मैंने बताई हैं, यही लिखना है, इस तरह से लिखना है। और उत्पादक का संतुलन क्या होता है वो भी मैंने बताया कि जब एक उत्पादक अधिकतम लाभ अर्जित करता है, जब उसकी लाभ अधिकतम होता है, आगम अधिकतम होता है और लागत न्यूनतम होती है, उसी को उत्पादक के संतुलन के नाम से जानते हैं। उत्पादक के संतुलन की पूर्ण प्रतियोगिता में दो शर्तें हैं। नंबर 1, MC और MR बराबर होना चाहिए। नंबर 2, MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटता हुआ जाना चाहिए। और साथ ही साथ आप इस चित्र को बनाएंगे, आपको के मार्क्स कोई नहीं काट सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो आज का टॉपिक क्लियर है। फिर भी आप लोगों को लगता है कोई डाउट है, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, भाई कंजूस तो बहुत ज्यादा है क्योंकि लाइक नहीं करते, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है। अंकित FF, हेलो कैसे हैं आप? चलिए, अंकित कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चन, तो चलिए लिखिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कीजिए आप लोग, मैं लिख के तरह टाइप तो नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूं आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1, उत्पादक संतुलन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन की शर्तों को लिखिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति द्वारा फर्म के साम को चित्र सहित व्याख्या कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, और इन तीनों क्वेश्चन के आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर लिखिए। अब ये आपको दिया गया क्वेश्चन है, कोई डाउट होता है मुझे जरूर बताइएगा। ये 3 क्वेश्चन, इस 3 तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका शॉर्ट लगभग 3 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन होगा, ये भी आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के आसपास का मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। लॉन्ग, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको समझना है। अगर आंसर कैसे लिखना है इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा, ऊपर पे मैंने प्रॉपर नोट्स दे रखा है। बेटा शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट या फिर इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट, ध्यान में रखना, शट डाउन एक ऐसा पॉइंट जहां पर कुल आगम और कुल लागत आपस में बराबर होता है, उसी को बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। ठीक है, शट डाउन पॉइंट, ध्यान में रखिए इस चीज को। पायल शॉ, अगर कोई डाउट है इसमें बता दिए। इसके अलावा किसी को और डाउट है, किसी के अलावा कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ वजह सर बताइए। मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी एमसीक्यूज से रिलेटेड क्या मैं क्वेश्चन क्लासेस लाने वाला हूं, जहां पर प्रॉपर हर एक चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, उन सब के बारे में हम पढ़ाएंगे। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, किस तरह से लिखा जाए, हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा। बने रहना है बस आपको मेरे साथ। इसी तरह से कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं। कल की चैप्टर में, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले पूर्ति के बारे में, कि पूर्ति और पूर्ति के नियम क्या होता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आया है साहू स्टूडियो की, आगम किसे कहते हैं। साहू का क्वेश्चन है कि सर बताइए आगम किसे कहते हैं। अगर हम बात करते आगम के बारे में, तो इससे पहले कल की क्लास में मैंने आगम पढ़ा दिया था, फिर भी मैं आपको आगम क्या होता है। आगम का मतलब होता है बिक्री की इकाइयों से, बिक्री की इकाइयों से प्राप्त राशि। मतलब आपके पास जो भी वस्तु है, वस्तु की जितनी भी इकाइयां आप बेचते हैं, बेचने के बाद जो भी राशि की प्राप्ति होती है उसे आगम कहते हैं। आगम के कॉन्सेप्ट को समझे तो यहाँ पर कुल आगम होता है, औसत आगम होता है, और सीमांत आगम होता है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट, टाइम इनफ है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जितने लोगों को कोई भी डाउट है, क्योंकि टॉपिक क्लियर हो गया। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई पॉइंट है, इससे पिछली क्लास से कोई पॉइंट है, यू कैन आस्क। वरना मैं क्लास को ऑफ करता हूं। अंकित एफ, और कोई डाउट है। साहू स्टूडियो, सक्षम चौधरी, पायल शॉ, हैव यू एनी डाउट। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कल शाम को 8 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज पूर्ति, सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पूर्ति का नियम क्या होता है, पूर्ति में परिवर्तन किस प्रकार से कहते हैं, ठीक हर एक चीज़। इसलिए कल के शाम की 8 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और हाँ, सबको मेरा गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, बाय।